प्लासी का युद्ध, भारत की दिशा बदलने वाला क्षण केवल 23 जून 1757 की एक तारीख नहीं है, बल्कि वो बिंदु है जहां से भारतीय इतिहास की धारा निर्णायक रूप से मुड़ती दिखाई देती है। इस युद्ध को समझने के लिए हमें उस समय के बंगाल की स्थिति को देखना होगा। 18वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। उपजाऊ भूमि, विकसित व्यापार, वस्त्र उद्योग, मसालों और रेशम का निर्यात, ये सब बंगाल को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाता था। दिल्ली का मुगल दरबार कमजोर हो चुका था, लेकिन बंगाल के नवाब व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र शासक की तरह शासन कर रहे थे। इसी समृद्धि पर नजर थी एक व्यापारिक संस्था की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। कंपनी का भारत में प्रवेश व्यापार के उद्देश्य से हुआ था। सूरत, मद्रास और कलकत्ता जैसे स्थानों पर उसने अपने कारखाने स्थापित किए। धीरे धीरे उसने व्यापारिक छूटें प्राप्त की, जिनसे उसे स्थानीय व्यापारियों पर बढ़त मिली। लेकिन 1756 में जब बंगाल की गद्दी पर सिराज-उद-दौला बैठे तो परिस्थितियां बदलने लगी। सिराज युवा थे, ऊर्जावान थे, लेकिन दरबार में उनके विरोधी भी कम नहीं थे। कंपनी के अधिकारियों द्वारा किलेबंदी बढ़ाने, करों का दुरुपयोग करने और राजनीतिक हस्तक्षेप करने से सिराज असंतुष्ट थे। उन्होंने कंपनी को स्पष्ट संदेश दिया कि बंगाल की संप्रभुता को चुनौती नहीं दी जा सकती। कंपनी ने कलकत्ता में अपनी सुरक्षा के नाम पर किलेबंदी बढ़ाई, जिसे नवाब ने अपनी सत्ता के लिए खतरा माना। 1756 में सिराज ने कलकत्ता पर हमला किया और कंपनी के अधिकारियों को खदेड़ दिया। इसी घटना को बाद में अंग्रेजी इतिहास में ब्लैक होल के रूप में प्रचारित किया गया। हालांकि इतिहासकारों में इस घटना की सच्चाई और विवरण को लेकर मतभेद हैं, लेकिन इस घटना ने कंपनी को बदला लेने और सत्ता स्थापित करने का बहाना दे दिया। यहीं से प्रवेश होता है एक महत्वाकांक्षी अधिकारी का, रॉबर्ट क्लाइव का। क्लाइव केवल सैनिक नहीं था, बल्कि एक कुशल षड्यंत्रकारी भी था। उसने सिराज के दरबार में मौजूद असंतुष्ट सरदारों से संपर्क साधा। इनमें सबसे प्रमुख थे मीर जाफर, जो नवाब की सेना के सेनापति थे और स्वयं गद्दी की इच्छा रखते थे। क्लाइव ने गुप्त समझौता किया कि यदि मीर जाफर युद्ध में कंपनी का साथ देंगे तो उन्हें बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। 23 जून 1757 को बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। नवाब की सेना संख्या में कहीं अधिक थी, लगभग 50,000 सैनिक, घुड़सवार और तोपखाना। दूसरी ओर कंपनी की सेना लगभग 3,000 के आसपास थी, जिनमें यूरोपीय सैनिक और भारतीय सिपाही शामिल थे। यदि केवल संख्या देखी जाए तो परिणाम स्पष्ट लगना चाहिए था, लेकिन युद्ध भूमि पर संख्याएं ही सब कुछ नहीं होती। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन निर्णायक क्षण तब आया जब मीर जाफर और अन्य षड्यंत्रकारी सेनापतियों ने निष्क्रियता अपना ली। उन्होंने अपनी सेना को पूरी तरह युद्ध में शामिल नहीं किया। सिराज-उद-दौला को अंत तक विश्वास था कि उनके सेनापति उनका साथ देंगे, लेकिन विश्वास टूट गया। कंपनी की सीमित सेना ने संगठित ढंग से हमला किया और नवाब की सेना में भ्रम फैल गया। अंततः सिराज को भागना पड़ा और कुछ ही दिनों बाद उन्हें पकड़कर मार दिया गया। प्लासी का युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, ये विश्वासघात, कूटनीति और व्यापारिक लालच का मिश्रण था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के हाथों में चली गई। बंगाल की अपार संपत्ति कंपनी के खजाने में जाने लगी। भारी धनराशि क्लाइव और अन्य अधिकारियों को उपहार के रूप में मिली। यही वो क्षण था जब एक व्यापारिक संस्था ने राजनीतिक सत्ता का स्वाद चखा। प्लासी का सच ये है कि ये भारत में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत का बीज था। इसने कंपनी को ये आत्मविश्वास दिया कि वो भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप कर सकती है, शासकों को बना और हटा सकती है। बंगाल की आर्थिक शक्ति कंपनी के हाथ में आते ही उसकी सैन्य और राजनीतिक क्षमता कई गुना बढ़ गई। आगे चलकर 1764 का बक्सर का युद्ध इस प्रक्रिया को और मजबूत करेगा, लेकिन निर्णायक मोड़ प्लासी ही था। प्लासी का युद्ध, भारत की दिशा बदलने वाला क्षण, अपने दूसरे चरण में हमें ये समझाता है कि 23 जून 1757 के बाद वास्तव में क्या बदला। अक्सर लोग सोचते हैं कि युद्ध जीतते ही अंग्रेजों ने पूरे भारत पर शासन शुरू कर दिया, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक जटिल और गहरी है। प्लासी के बाद तुरंत कोई औपचारिक ब्रिटिश राज स्थापित नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसमें सत्ता दिखने में भारतीयों के हाथ में थी, पर असली नियंत्रण धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जा रहा था। युद्ध के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया गया, लेकिन वो स्वतंत्र शासक नहीं थे। वे कंपनी के सहयोग और समर्थन पर निर्भर थे। कंपनी ने उनसे भारी धनराशि की मांग की, युद्ध का खर्च, उपहार, व्यापारिक छूटें और राजनीतिक विशेषाधिकार।
बंगाल का खजाना, जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, अब धीरे धीरे खाली होने लगा। ये केवल आर्थिक लेन देन नहीं था, बल्कि सत्ता संतुलन का परिवर्तन था। मीर जाफर जल्द ही कंपनी की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो गए। तब कंपनी ने उन्हें हटाकर उनके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया। ये स्पष्ट संकेत था कि अब नवाब की गद्दी कंपनी की इच्छा पर निर्भर थी। मीर कासिम शुरू में कंपनी के अनुकूल थे, लेकिन उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि यदि बंगाल को बचाना है तो कंपनी के आर्थिक विशेषाधिकारों को सीमित करना होगा। उन्होंने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, सेना को संगठित किया और अंग्रेजों की कर मुक्त व्यापार नीति का विरोध किया। यहीं से संघर्ष का दूसरा चरण शुरू होता है। कंपनी के अधिकारियों को बिना कर चुकाए व्यापार करने का अधिकार था, जिससे लोकल भारतीय व्यापारी प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहे थे। मीर कासिम ने सभी व्यापारियों के लिए कर समान कर दिए ताकि बराबरी हो सके। ये कदम अंग्रेजों को स्वीकार नहीं था। संघर्ष बढ़ा और अंततः 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जहां कंपनी की सेना ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को पराजित किया। बक्सर की जीत प्लासी से भी अधिक निर्णायक थी, लेकिन उसकी नींव प्लासी ने रखी थी। 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया। इसका अर्थ ये था कि कंपनी अब केवल व्यापार नहीं कर रही थी, बल्कि कर वसूल रही थी और प्रशासन चला रही थी। ये वो क्षण था जब एक व्यापारिक संस्था वास्तविक राजक बन गई। अब प्रभाव केवल राजनीतिक नहीं रहा, बल्कि आर्थिक शोषण का दौर शुरू हुआ। बंगाल की संपत्ति व्यवस्थित रूप से इंग्लैंड भेजी जाने लगी। कंपनी के अधिकारी व्यक्तिगत लाभ के लिए भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। 1770 का भीषण बंगाल अकाल इसी आर्थिक अव्यवस्था और लालच का परिणाम था, जिसमें लाखों लोग मारे गए। कंपनी राजस्व वसूली में कठोर थी, लेकिन राहत और पुनर्वास में उदासीन। ये दर्शाता है कि उनका उद्देश्य शासन नहीं, बल्कि लाभ कमाना था। प्लासी के बाद का सच ये भी है कि इसने भारतीय राजनीति की प्रकृति बदल दी। अब युद्ध केवल भारतीय शासकों के बीच नहीं थे, अब एक विदेशी व्यापारिक शक्ति निर्णायक खिलाड़ी बन चुकी थी। वो शासकों को बनाती और हटाती थी, संधियां करवाती थी और सेना के बल पर अपनी शर्तें मनवाती थी। भारतीय दरबारों में अब कूटनीति का केंद्र बदल चुका था। अंग्रेजों की कृपा प्राप्त करना कई शासकों की प्राथमिकता बन गई। इस दौर में एक मानसिक परिवर्तन भी हुआ। भारतीय शासकों ने शुरुआत में कंपनी को केवल एक व्यापारिक संस्था समझा, लेकिन धीरे धीरे स्पष्ट हुआ कि वो राजनीतिक सत्ता चाहती है। दुर्भाग्य से जब तक ये समझ पूरी तरह विकसित हुई, तब तक कंपनी अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी थी। प्लासी का दूसरा बड़ा परिणाम ये था कि कंपनी को स्थायी आय का स्रोत मिल गया। इस आय से उसने अपनी सेना का विस्तार किया। भारतीय सिपाहियों की भर्ती बढ़ी, आधुनिक हथियार खरीदे गए और दक्षिण तथा पश्चिम भारत में नए अभियानों की तैयारी हुई। मैसूर, मराठा और सिख शक्तियों के साथ भविष्य के संघर्ष की आर्थिक नींव बंगाल की संपत्ति से ही पड़ी। इस प्रकार प्लासी केवल एक युद्ध नहीं था, वो एक प्रक्रिया की शुरुआत थी। उसने बंगाल की स्वतंत्रता को कमजोर किया, कंपनी को राजनीतिक शक्ति दी और भारत में औपनिवेशिक विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। अगर प्लासी में विश्वासघात न होता, अगर बंगाल की सेना संगठित रहती, तो संभव था कि कंपनी को इतनी जल्दी सफलता न मिलती। लेकिन इतिहास में अगर का कोई स्थान नहीं होता। जो हुआ, उसने भारत की दिशा बदल दी। प्लासी का युद्ध, भारत की दिशा बदलने वाला क्षण, अपने तीसरे चरण में हमें उस गहरी प्रक्रिया को समझने का अवसर देता है, जिसके माध्यम से एक व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे साम्राज्य में बदल गई। 1757 के बाद जो परिवर्तन शुरू हुआ, वो केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा। कुछ ही दशकों में उसका प्रभाव पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैलने लगा। 1765 में दीवानी अधिकार मिलने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा से कर वसूल रही थी। ये आय इतनी विशाल थी कि उसने कंपनी की सैन्य और राजनीतिक शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। अब कंपनी को इंग्लैंड से धन मंगाने की आवश्यकता कम हो गई। वो भारतीय संसाधनों से ही भारतीय क्षेत्रों को जीतने लगी। यही वो आर्थिक चक्र था जिसने औपनिवेशिक विस्तार को संभव बनाया। इस दौर में प्रशासनिक प्रयोग शुरू हुए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए। इसका अर्थ ये था कि अब कंपनी केवल निजी संस्था नहीं रही, वो ब्रिटिश राज्य की नीति का हिस्सा बन गई। कलकत्ता प्रशासनिक केंद्र बना और गवर्नर जनरल की पदवी स्थापित हुई। ये सब प्लासी के बिना संभव नहीं था,
क्योंकि उसी ने कंपनी को वो शक्ति और संसाधन दिए जिनसे ये ढांचा खड़ा हुआ। आर्थिक स्तर पर परिवर्तन और भी गहरा था। बंगाल का वस्त्र उद्योग, जो कभी विश्व प्रसिद्ध था, धीरे धीरे गिरने लगा। कंपनी ने कच्चा माल सस्ते में खरीदा और तैयार माल इंग्लैंड भेजा। स्थानीय कारीगरों को बाध्य किया गया कि वे कंपनी के लिए ही उत्पादन करें। प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई और भारतीय उद्योग कमजोर पड़ने लगे। ये केवल व्यापारिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि आर्थिक ढांचे का पुनर्गठन था, जिसमें लाभ का केंद्र भारत से हटकर इंग्लैंड बन गया। राजनीतिक दृष्टि से कंपनी ने फूट डालो और राज करो की नीति को व्यवस्थित रूप से अपनाया। मैसूर के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ युद्ध, मराठाओं के साथ 3 बड़े युद्ध और सिख साम्राज्य के साथ संघर्ष, इन सब के पीछे कंपनी की वही शक्ति थी जिसकी नींव प्लासी ने रखी थी। हर जीत के साथ उसका प्रभाव बढ़ता गया। भारतीय शासकों के बीच अविश्वास और प्रतिस्पर्धा ने कंपनी के लिए रास्ता आसान किया। सामाजिक स्तर पर भी प्रभाव दिखाई देने लगे। कंपनी का प्रशासनिक ढांचा नई शिक्षा नीति, न्याय प्रणाली और भूमि व्यवस्था लेकर आया। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, जिसने जमींदारों को स्थायी करदाता बना दिया। इससे किसानों पर बोझ बढ़ा और ग्रामीण समाज की संरचना बदल गई। पारंपरिक संबंध कमजोर हुए और आर्थिक असमानता बढ़ी। लेकिन ये कहानी केवल शोषण की नहीं है, ये प्रतिक्रिया की भी है। जैसे जैसे कंपनी का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे असंतोष की पनपने लगा। बंगाल में सन्यासी विद्रोह, दक्षिण में पॉलीगार विद्रोह और बाद में 1857 का महान विद्रोह, इन सब की जड़ें उसी औपनिवेशिक प्रक्रिया में थीं, जिसकी शुरुआत प्लासी से हुई थी। प्लासी का तीसरा सच ये है कि इसने भारतीय समाज में आत्मविश्वास को भी चोट पहुंचाई। एक अपेक्षाकृत छोटी विदेशी सेना ने विश्वासघात और कूटनीति के बल पर एक समृद्ध प्रांत को अपने अधीन कर लिया। इससे भारतीय शासकों के बीच भय और असुरक्षा की भावना बढ़ी। लेकिन इसी के साथ एक नई चेतना भी जन्मी। ये समझ कि विदेशी शक्ति को चुनौती देने के लिए व्यापक एकता आवश्यक है। 19वीं शताब्दी में जब सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई, तो उनके पीछे भी औपनिवेशिक अनुभव की पृष्ठभूमि थी। शिक्षा के माध्यम से एक नया मध्यम वर्ग उभरा, जिसने अंग्रेजी शासन की नीतियों को समझा और उनकी आलोचना की। आगे चलकर यही वर्ग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करेगा। इस दृष्टि से प्लासी केवल पराजय का प्रतीक नहीं है, वो उस प्रक्रिया का भी आरंभ है जिसने अंततः स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया। यदि हम निष्कर्ष निकालें तो पाएंगे कि प्लासी का प्रभाव बहुआयामी था। उसने राजनीतिक सत्ता बदली, आर्थिक ढांचा परिवर्तित किया, सामाजिक संरचना को प्रभावित किया और मानसिकता में बदलाव लाया। ये एक युद्ध था, लेकिन उसके परिणाम ने एक युग की शुरुआत की। अगले और अंतिम भाग में हम इस पूरी कहानी का समग्र मूल्यांकन करेंगे। क्या प्लासी केवल विश्वासघात की कथा थी, या वो भारतीय इतिहास की अनिवार्य दिशा थी, और आज के भारत के लिए उससे क्या सबक निकलते हैं? प्लासी का युद्ध, भारत की दिशा बदलने वाला क्षण, अपने अंतिम चरण में हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या 23 जून 1757 केवल एक सैन्य घटना थी, या वो भारत के राजनीतिक भाग्य का निर्णायक मोड़ था। जब हम पूरे घटनाक्रम को समग्र दृष्टि से देखते हैं, तो स्पष्ट होता है कि प्लासी ने केवल एक नवाब को नहीं हटाया, बल्कि शक्ति संतुलन की पूरी संरचना बदल दी। प्लासी के बाद स्थापित हुआ वो ढांचा जिसने आगे चलकर औपचारिक ब्रिटिश राज का रूप लिया। 1858 में जब कंपनी का शासन समाप्त हुआ और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन गई, तो उसकी ऐतिहासिक जड़ें 1757 में ही मिलती हैं। अगर प्लासी में सिराजुद्दौला विजयी होते, तो संभव था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक हस्तक्षेप का अवसर न मिलता। लेकिन विश्वासघात और कूटनीति ने परिस्थिति बदल दी। इस अंतिम विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या प्लासी केवल मीर जाफर की विश्वासघात की कथा थी? अक्सर इतिहास को सरल बनाकर गद्दारी की कथा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन वास्तविकता अधिक जटिल है। दरबार की आंतरिक राजनीति, अंग्रेजों की आर्थिक शक्ति, सैन्य अनुशासन और भारतीय शासकों के बीच अविश्वास, इन सब ने मिलकर परिणाम तय किया। रॉबर्ट क्लाइव की भूमिका निर्णायक थी, लेकिन वो अकेला कारण नहीं था। वो एक ऐसे तंत्र का प्रतिनिधि था जो व्यापार से साम्राज्य की ओर बढ़ रहा था। प्लासी के बाद भारत में जो आर्थिक ढांचा बना, उसने धन के निकास की प्रक्रिया को जन्म दिया। बंगाल की संपत्ति इंग्लैंड जाने लगी, जिससे वहां औद्योगिक क्रांति को गति मिली, जबकि भारत में पारंपरिक उद्योग कमजोर पड़ने लगे। ये केवल संयोग नहीं था, बल्कि औपनिवेशिक नीति का परिणाम था।
भूमि व्यवस्था में परिवर्तन, करों की कठोर वसूली और स्थानीय उद्योगों पर नियंत्रण, इन सब ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित कर दिया। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी गहरे थे। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, नई न्याय प्रणाली और प्रशासनिक सुधारों ने भारतीय समाज में एक नया वर्ग पैदा किया, अंग्रेजी शिक्षित मध्यम वर्ग। यही वर्ग आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करेगा और स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करेगा। इस दृष्टि से प्लासी विरोधाभासों से भरा हुआ क्षण है। उसने दासता की शुरुआत की, लेकिन उसी प्रक्रिया ने स्वतंत्रता की चेतना भी जगाई। राजनीतिक रूप से प्लासी ने भारतीय शासकों को यह सिखाया कि आधुनिक युद्ध केवल तलवार और साहस से नहीं जीते जाते, बल्कि संगठन, वित्त और रणनीति से जीते जाते हैं। अंग्रेजों ने भारतीय संसाधनों का उपयोग भारतीय क्षेत्रों को जीतने के लिए किया। ये एक आत्मनिर्भर विस्तार था, जिसकी नींव बंगाल की आय पर टिकी थी। यदि हम व्यापक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्लासी उस श्रृंखला की पहली कड़ी थी जिसमें बक्सर, मैसूर युद्ध, मराठा युद्ध और अंततः 1857 का विद्रोह शामिल हैं। हर घटना कहीं न कहीं 1757 से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे भारत की दिशा बदलने वाला क्षण कहा जाता है। आज जब हम आधुनिक भारत की ओर देखते हैं तो प्लासी की स्मृति हमें दो महत्वपूर्ण सबक देती है। पहला, आंतरिक एकता और पारदर्शी शासन के बिना बाहरी शक्ति के सामने टिकना कठिन है। दूसरा, इतिहास के संकटपूर्ण क्षण केवल विनाश नहीं लाते, वे परिवर्तन और पुनर्जागरण का अवसर भी देते हैं। अंततः प्लासी का युद्ध केवल एक पराजय या विजय की कहानी नहीं है। ये उस मोड़ की कहानी है जहां व्यापार ने राजनीति को पराजित किया, जहां विश्वासघात ने साम्राज्य की नींव रखी और जहां से औपनिवेशिक युग की लंबी छाया भारत पर पड़ी। लेकिन इसी छाया से स्वतंत्रता की रोशनी भी निकली। यही है प्लासी का वास्तविक सच, एक ऐसा क्षण जिसने भारत की दिशा बदल दी और जिसकी गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है।